AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। डिजास्टर मिटिगेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग यूनिट 3 पे डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले आप लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 पढ़ा होगा। यूनिट 3 जो रहने वाला है ये रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन रहने वाला है एंड कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। पहले तो हम जानेंगे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, फिर जो एयर पॉल्यूशन का जो सोर्स होता है, जो गैसेस होते हैं, गैसेस के क्या इफेक्ट होते हैं, एंड देन हम जानेंगे कि वो सारे गैस को, वो सारे पर्टिकुलेट मैटर्स को कैसे हम कंट्रोल करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन दिन पे दिन कितना स्पीड से बढ़ता जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसे कंट्रोल करने के लिए रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए रोज़ नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में भी है। इसी यूनिट 3 में आप कुछ इक्विपमेंट के बारे में भी जानेंगे जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि गैसेस पॉल्यूशन एंड पर्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल ये यूनिट 3 का कुछ रिव्यू था। तो कुछ ये सारी चीज़ें हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 का ये पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, तो एयर पॉल्यूशन जिसके वजह से होता है, ठीक है, यानी कि हम उसे टेक्निकल टर्म में एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर में वो सारे कंटामिनेंट्स आते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, जैसे कि हार्मफुल गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर्स जिसे हम पीएम बोलते हैं। मेजर ये दो चीज़ें होते हैं, गैसियस एयर पॉल्यूशन एंड पर्टिकुलेट मैटर्स। ये दोनों की वजह से मेजरली एयर पॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो यही दोनों को हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानेंगे पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होता है, एंड देन गैस क्या होते हैं, एंड गैसियस जो एयर पॉल्यूशन उसके सोर्स क्या क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्टिकुलेट्स के बारे में। इसे हम पर्टिकुलेट मैटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर्स किसे कहते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर्स जो है उसको डिफाइन किया जाता है अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको टेक्निकल टर्म बताने से पहले आपको मेमोराइज करने के लिए मैं बता दूं कि पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली एक छोटे छोटे टीनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आप लोगों ने डस्ट देखा है, डस्ट जो धूल धूल कण होते हैं, तो उससे भी छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स होते हैं ना, वही होता है आपका पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक मिक्सचर है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, दोनों का एक मिक्सचर है। मेनली इसमें जो मेन होता है वो होता है सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंडेड इन द एयर, जो कि हमारे हवा में मिक्स्ड होता है, हमारे हवा में मिक्स होता है सॉलिड एंड लिक्विड टीनी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर। ठीक है, जिसका जो डायमेंशन होता है, जो इसका जो डस्ट पार्टिकल का डायमेंशन होगा वो रेंज करेगा बिटवीन द नैनोमीटर्स टू सेवरल माइक्रोमीटर। इतना छोटा होता है वो। ठीक है, जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ये इसकी जो क्लासिफिकेशंस होती हैं उसके बेसिस पे, इसके डायमेंशन के बेसिस पे ही इसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो दे इंक्लूड डस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डस्ट की तरह होता है, डर्ट होता है, सूट होता है, स्मोक्स भी होता है, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जो पानी के जो छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्टिकुलेट मैटर्स। तो ओवरऑल पर्टिकुलेट मैटर एक टीनी सॉलिड पार्टिकल होता है, टीनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल होता है, जो कि हमारे एयर में मिक्सड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन, लाइक ये डायमेंशन, एंड देन जैसे डायमेंशन छोटा होता जा रहा है, तो जैसे कोर्स पर्टिकुलेट मैटर, कोर्स पर्टिकुलेट मैटर किसे बोलेंगे, जो कि 2.5 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर के रेंज में होगा। ठीक है, एंड पीएम 2.5 होता है, जो कि लेस देन 2.5 माइक्रोन मीटर का डायमेंशन होता है। ठीक है,
तो हम इसे क्लासिफिकेशन, ये भी एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये PM10 से क्लासीफाई करते हैं एंड PM2.5 से क्लासीफाई करते हैं। एंड एक और होता है जो कि बहुत रेयरली देखा जाता है एयर पॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड PM1, ठीक है, जिसकी जो डायमेंशन होगी 1 माइक्रोन मीटर से भी कम होगी। क्लियर है थोड़ा बेसिक डिफरेंस। अब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलेट मैटर्स एक टीनी सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, तो पर्टिकुलेट मैटर इज जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एरोडायनेमिक डायमेंशन, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है इसकी क्लासिफिकेशन। जितना डायमेंशन बड़ा होगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई होगा, जितना डायमेंशन छोटा होगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई होगा। एंड इसके डायमेंशन को मेनली माइक्रोन मीटर में डिनोट किया जाता है, माइक्रोन मीटर में इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके डायमेंशन को। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है उसे हम PM10 बोलते हैं। इसका एक और नाम है कोर्स पार्टिकल, हियर मेंशन PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10 यहाँ पे डिनोट कर रहा है इसका डायमेंशन, यानी कि जिसका डायमेंशन लेस देन 10 माइक्रोमीटर से कम होगा, दैट इज कॉल्ड PM10। इसको हम एक और नाम से जानते हैं कोर्स पार्टिकल्स। आप जानते हैं कि कोर्स पार्टिकल उस पार्टिकल्स के, ये जो वर्ड है कोर्स, उस पार्टिकल्स के लिए या उस मटेरियल के यूज किया जाता है जो नॉर्मली उसकी डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी होती है। एंड फाइन पार्टिकल्स उस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है जिसकी डायमेंशन थोड़ी काफी मतलब छोटी हो। तो कोर्स एंड फाइन के बेसिस पे भी इसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, क्लियर आपको। तो PM10 की बात करें तो PM10 हम उसे बोलेंगे जिसकी डायमेंशन लेस देन 10 माइक्रोन मीटर होगा। ठीक है, माइक्रोन मीटर कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैन इंटर द रेस्पिरेटरी ट्रेस बट मोस्टली ट्रैप्ड इन नोज एंड थ्रोट। ये जो PM10 है वो आपके शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो PM10 होते हैं क्योंकि ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं तो ये आपके नोज और थ्रोट्स में ट्रैप हो जाते हैं। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ही ये सारे पर्टिकुलेट मैटर थ्रू योर नोज आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे ना, वो ट्रैप हो जाएंगे आपके नोज में ही या फिर थ्रोट्स में, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स ये आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम तक चले जाते हैं। अभी हम बात करें PM10 की, यानी कि कोर्स पार्टिकल की। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो डस्ट फ्रॉम रोड, जो रोड है, रोड पे व्हीकल चलते हैं, लोग पैदल चलते हैं, छोटे छोटे साइकिल चलते हैं, तो चलने से क्या होता है वहां पे कुछ डस्ट उड़ता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो एग्जाम्पल है PM10 का। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन के वक्त भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ PM10। एंड इंडस्ट्री जोन में भी ये जनरेट होता है। ठीक है, तो आपको PM10 क्लियर है, यानी कि कोर्स पार्टिकल्स क्लियर है। अब हम बात करते हैं उससे भी छोटा, जिसे हम PM2.5 नाम से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है फाइन पार्टिकल्स। जो बड़ा होगा उसे हम कोर्स पार्टिकल कहेंगे एंड जो छोटा होगा उसे हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PM2.5 की। तो PM2.5 हम उस पार्टिकल्स को बोलेंगे जिसकी डायमेंशन लेस देन 2.5 माइक्रोन मीटर होगी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम माइक्रोन मीटर यानी कि इसके डायमेंशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो PM10 जो कि 10 माइक्रोन मीटर से छोटा होगा एंड PM2.5 जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा। ठीक है, कैन पेनिट्रेट डीप इनटू लंग एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। जो PM2.5 है यानी कि जिसकी डायमेंशन 2.5 माइक्रोन मीटर से भी कम है, तो ये आपके नोज थ्रोट के थ्रू आपके बॉडी के अंदर बहुत डीप तक चला जाता है, यहाँ तक कि आपकी ये लंग्स में पेनिट्रेट हो सकता है और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में भी घुल सकता है। इतना ज़्यादा इसकी डायमेंशन इतना छोटा होता है कि ये तो आप नॉर्मली ये विजिबल फिजिकली आप इसे देख भी नहीं सकते। ये बिल्कुल हवा के साथ में इनविजिबल तरीके से आपके बॉडी के अंदर में जाएगा, लंग्स में पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, और साथ में ये ब्लड स्ट्रीम में भी घुल सकता है, तो इतना ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि स्मोक, आप लोगों ने स्मोक देखा है सॉरी। तो जो भी व्हीकल होते हैं उसके एग्जॉस्ट से जो स्मोक निकलता है या फिर चिमनी इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, तो वो सारा उसमें काफ़ी हाई मात्रा में PM2.5 होता है।
ठीक है। कंबसन पार्टिकल्स, जब हम किसी चीज को कंबसन करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो वहां से भी स्मोक डस्ट जनरेट होता है, तो वहां से भी 2.5 होता है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं PM 2.5 के। तो ये दो आपको क्लियर है, PM10 एंड PM 2.5। मेनली यही दो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, इसके डायमेंशन के बेसिस पे। और हम इसे हम कोर्स पार्टिकल भी कहते हैं, फाइन पार्टिकल भी कहते हैं। एक और होता है जो कि बहुत रेयरली देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। यानी कि PM 2.5 जो हमने पढ़ा, फाइन पार्टिकल जो हमने पढ़ा, तो उससे भी छोटा पार्टिकल्स, ठीक है, वो आता है अंडर द अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, जिसे हम शॉर्ट में UFPS कहते हैं। तो डायमीटर लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर, इसकी डायमेंशन क्या होगी? जिस पार्टिकल्स की साइज 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। 100 नैनोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर को 100 नैनोमीटर भी कहते हैं। तो डायमेंशन के बेसिस पे क्लियर आपको, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हम उस पार्टिकल को बोलेंगे जिसकी डायमेंशन लेस देन 0.1 माइक्रोन मीटर होगी। हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, मेनली फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, जो मैंने आपको व्हीकल एग्जॉस्ट बताया, तो वहां से ये मेनली जनरेट होता है। इंडस्ट्रियल कंबसन एंड पावर प्लांट, ये सब कुछ सोर्स से मेनली ये जनरेट होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलेट मैटर का तीनों क्लासिफिकेशन क्लियर है, PM10, PM 2.5 एंड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। आपको याद रखने के लिए मैं आपको यहां से कनेक्ट करके बता दूं, PM10 यानी कि जिसकी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से छोटा हो, PM 2.5 यानी कि जिसकी डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा हो, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जिसकी डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सोर्स के बारे में, कि आपका पर्टिकुलेट या फिर पर्टिकुलेट मैटर्स जो हमने तीन तरह के पढ़ा, PM10, PM 2.5 एंड अल्ट्रा फाइन, तो ये तीनों जनरेट कहाँ से होते हैं? क्योंकि हमें अगर इसे कंट्रोल करना है तो इसके सोर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सोर्स को ही हम कंट्रोल करने का मेन एजेंडा बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसे भी क्लासिफाई करते हुए पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो सोर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम नेचुरल सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स उस सोर्स को बोलते हैं, ओके। तो हम लोग सोर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर्स की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने सबसे पहले जानना है कि नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं। तो नेचुरल सोर्स उस सोर्स को बोलते हैं जो कि एक नेचुरल फिनोमिना के थ्रू ऑक्योर होता है। इसमें मैन पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये कंप्लीटली नेचुरल सोर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स में जो सबसे पहले आता है वो होता है विंड ब्लोन डस्ट। जो हवा चलती है, जो तेज हवाएं चलती है, तो उससे जो डस्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है, धूल कण जिसे बोलते हैं, तो वो एक मेजर सोर्स है पर्टिकुलेट मैटर्स का। जैसे डेजर्ट एरिया में तो बहुत ज्यादा होता है, ड्राई सॉइल, सूखी हुई सॉइल्स, ठीक है। सेकेंड है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी फटता है। तो ज्वालामुखी बेसिकली धरती के अंदर से गैसियस प्रेशर के थ्रू फटता है। तो फटता है तो वहाँ उसके आसपास के जितने भी स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो उस धरती के ऊपर जो लेयर है उसको बहुत प्रेशरली तोड़ देता है, यानी कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में तोड़ करके वो आसपास के एरिया में फैला देता है। तो वहां से भी आपका पर्टिकुलेट मैटर जनरेट हो, और साथ में जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पे एस प्रोड्यूस होता है, राख होता है, राख एंड सल्फर पार्टिकल्स। तो ये भी एक सोर्स है आपका पर्टिकुलेट मैटर का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी स्प्रे। जो समुद्र है, तो समुद्र का जो ज्वार भाटा आता है जिसे वेब एंड इड्स बोलते हैं, तो वो आने के दौरान वो पानी को थोड़ा हाइट में उड़ा देता है। तो उड़ाने से क्या होता है, आप जानते हैं कि सी वाटर में साल्ट प्रेजेंट होता है, साल्टी वाटर भी बोलते हैं उसे, तो वो उसमें प्रेजेंट साल्ट को भी फैलाता है। तो साल्ट भी तो एक टीनी डस्ट पार्टिकल्स की तरह ही है, तो वो भी पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, यहाँ पे साल्टी पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट फायर एंड डस्ट स्टॉर्म्स। जब जंगल जलता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजन जंगल में आग लग गया, तो कई कई महीनों तक आग लगे रहते हैं। तो आग लगने से आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होंगे, पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होंगे, वहां पे एस जनरेट होगा, एस जनरेट होने के कारण पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पॉलिन ग्रेन्स या फिर फंगल स्पोर्स। तो ये सारे कुछ नेचुरल सोर्स हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली नेचर के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, अब हम जो सेकंड बात करेंगे वो एंथ्रोपोजेनिक या फिर ह्यूमन मेड सोर्स की बात करेंगे। नेचुरल सोर्स हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड या फिर इसे हम मैन मेड सोर्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आता है कंबसन प्रोसेस। कंबसन प्रोसेस आप जानते हैं, जब भी आप कुछ जलाते हैं फ्यूल के थ्रू तो उसे हम कंबसन कहते हैं। कंबसन प्रोसेस में जैसे व्हीकल गाड़ी के अंदर आईसी इंजन में कंबसन होता है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जहाँ पे आग के थ्रू पानी को बॉयल करके एनर्जी जनरेट किया जाता है, तो वहाँ पे भी कंबसन हो रहा है। एंड बहुत सारे इंडस्ट्री में कंबसन होते रहते हैं। तो ये सारे सोर्स से थ्रू द कंबसन प्रोसेस एयर पार्टिकल्स, स्मॉल टीनी डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जो कि एक सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहाँ पे उस दौरान बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे होते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इसके वजह से ये भी एक सोर्स बन जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, तो तोड़ने पे भी जनरेट होंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल इमिशन। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री होता है, तो सीमेंट फैक्ट्री में भी जनरेट होते हैं। स्मेल्टिंग या फिर स्टील फैक्ट्री हो गया या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में थ्रू द इंडस्ट्रियल इमिशन प्रोसेस स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री में बात कर ले, तो जब हम स्टील को क्रोप करते हैं, कट करते हैं, तो कट करने के दौरान वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, स्टील टीनी पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो भी पार्टिकल्स हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री में तो होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल बर्निंग। जब आप एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो खेती करने के बाद जो पराली बच जाता है, जो बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, तो उससे लोग जला देते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हरियाणा में पराली जलाने के कारण पूरे दिल्ली में स्मोक फॉर्म हो गया है। तो जलाने से एक तो कंबसन होगा, दूसरा एश प्रोड्यूस होगा एंड सल्फर भी वहां से जनरेट होगा। तो ये तीनों की वजह से ओवरऑल स्मोक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्ट्रबल एंड क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, क्रॉप की जो रेसिड्यू होती है उसको बर्न करने से ये चीजें होती है। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक सोर्स, ऐसे सोर्स जो कि घर से रिलेटेड हो, जैसे घर में कुकिंग होता है, हीटिंग, बायोमास बर्निंग, तो ये सारे की वजह से घर में जनरेट होता है। तो ये था कुछ आपका ह्यूमन सोर्स। तो आपको सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स क्लियर है, नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन यानी कि मैन मेड सोर्स, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कंपोजिट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स के क्या क्या कंपोजिट है, ठीक है, कंपोजिट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल कंपोजिट। जो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है, वो वाइडली बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को कंटेन करता है, मतलब केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अब वो कौन कौन से, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, आपको नाम याद रहना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला आता है सल्फेट, जिसका केमिकल नेम है SO4 नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट आपका सल्फेट हो गया। सेकेंड आपका नाइट्रेट, जिसे केमिकल नेम है NO3 नेगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव इसका चार्ज होता है। ये आपको तब काम आएगा जब हम एक आगे आने वाले वीडियोस में हम एक डिवाइस पढ़ेंगे ESP, ठीक है, जो कि कंट्रोल करने के लिए, पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। खैर ये आगे की बात है। नेक्स्ट आपका अमोनिया, ओके। पार्टिकुलेट मैटर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सल्फेट एंड नाइट्रेट की बात कर लिए थे, ठीक है। सल्फेट हो गया था एंड नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इसमें अमोनिया, जिसे हम NH4 से जानते हैं। NH4 पॉजिटिव चार्ज इसका होता है। सेकेंड आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम OC से जानते हैं, ठीक है। एंड देन इसमें और होता है एलिमेंटल कार्बन, जिसे हम EC या फिर सूत बोलते हैं। सूत आप लोग ने सुना होगा।
इसके साथ ये तो सारा आपका गैसियस कंपाउंड हो गया। अब इसके साथ में आपके इसमें कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि पीबी यानी कि लेड होता है, कैडमियम होता है, निकेल होता है एंड जिंक होता है। ठीक है, फिर आपका मिनरल डस्ट की बात करें तो सिलिकेट होता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये सारे कंपोजिट्स हैं जिसके हेल्प से आपका पर्टिकुलेट मेटल्स फॉर्म बना हुआ होता है। बेसिकली जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे कंपाउंड किसी एक पर्टिकुलेट मेटर में होगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारे कंपोजिट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। ये जो हम पर्टिकुलेट मेटर्स की बात कर रहे थे जैसे, ये कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर कैन बी फॉर्म्ड इन टू वे। ठीक है, ये दो तरीके से बनता है। जो पहला तरीका होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पर्टिकुलेट्स, और जो दूसरा होता है उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हम पहला बात करते हैं प्राइमरी पर्टिकुलेट्स। ये जो होता है ये डायरेक्टली किसी सोर्स से जनरेट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। किसी सोर्स से ये इमिट होकर के डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में ये फैल जाता है। जैसे कि डस्ट की बात कर लीजिए, या सूत हो गया, या स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो ये सारे एग्जाम्पल से जो आपका डस्ट जनरेट होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है, ये डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट में फैलता है। तो ये हो गया पहला। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी पर्टिकुलेट्स हो गया, ये फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्राइमरी तो डायरेक्ट किसी सोर्स से जनरेट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो किसी सोर्स से जनरेट होता है एंड देन वो एटमॉस्फेयर में किसी अदर कंपाउंड से मिलके एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है एंड देन वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है। ठीक है, जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन डायरेक्टली नहीं फॉर्म होता है, वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो फॉर्म होता है। तो वो आपका सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मेंशन, जैसे PM0.3। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस इमेज में आपको दिखाया हुआ कि 0.3 माइक्रोमीटर इसकी डायमेंशन उससे छोटी होगी। PM0.1 जिसे हम अल्ट्रा फाइन बोलते हैं, यहाँ मेंशन है। PM2.5 में मैं आपको बताया, PM10। ठीक है, और कुछ होता है सिट लेवल पर्टिकुलेट मैटर जिसे SEPM बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जिसे SPM बोलते हैं, पर्टिकुलेट प्लास्टिक। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्लियर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर्स क्या क्या है, पर्टिकुलेट मैटर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो हेल्थ पे सबसे पहले ये मेनली आपके जो बॉडी है उसके अंदर रिस्पिरेटरी इशू क्रिएट करता है। जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो सांस लेने से रिलेटेड जो सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर, उस पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये डस्ट टिनी पार्टिकल थ्रू योर नोज ये डायरेक्टली आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम में ही जाता है। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको अस्थमा हो सकता है। आप जानते हैं कि अस्थमा एक बीमारी है जिसमें लोगों को सांस लेने में, जिस लोकेशन में कम ऑक्सीजन है या फिर क्लियर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होता है। तो वो हो सकता है। बोरोनोचिट्स हो सकता है। लंग इन्फेक्शन, लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो आपके सीधे लंग पे ही अटैक करता है, लंग पे ही जाकर के वो ट्रैप होता है। लंग ही जो फिल्टर का एक प्रोसेस है जो कि वहाँ पे आसपास में ट्रैप कर लेता है, तो वो लंग पे बहुत सारे ट्रैप होने की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका रिस्पिरेटरी इशू क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आपके हार्ट, आपके दिल से रिलेटेड जो डिजीज होता है वो भी आपका पर्टिकुलेट मैटर से इफेक्टेड होता है। जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रीमेच्योर डेथ, यानी कि जो एक ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल है कि जन्म तब अब होना है और डेथ, यानी कि बेसिकली कहा जाता है कि टाइम से पहले अगर डेथ हो जाता है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड प्री मैच्योर डेथ, टाइम से पहले डेथ हो जाना किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी की वजह से।
तो ड्यू टू पर्टिकुलेट मैटर आपका प्री मेच्योर डेथ भी हो सकता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। अगर आप लंबे टाइम तक डस्ट में या फिर एयर पॉल्यूशन में एग्जॉस्टेड रहते हैं तो आपका प्री मेच्योर डेथ तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आई इरिटेशन, आंखों में जलन हो सकता है एंड रिड्यूस लंग फंक्शन, आपका जो लंग्स है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी फंक्शनलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्निकोनिक इफेक्ट। ठीक है, ये स्पेशली 2.5 PM 2.5 की वजह से एंड हैवी मेटल की वजह से होता है। तो ये कुछ इफेक्ट है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड था। ठीक है, रेस्पिरेटरी इशू मैंने आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे जो थे आपका ह्यूमन हेल्थ पे, ये मेनली जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया था, प्राइमरी पार्टिकल्स जो बताया था, मेनली उसके वजह से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ये इसे हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की वजह से होता है। वैसे ये दोनों में हाथ दोनों का होता है, लेकिन अगर मेनली हम फोकस की बात करें तो हेल्थ इफेक्ट को प्राइमरी पार्टिकल्स की वजह से होता है एंड आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट सेकेंडरी पार्टिकल की वजह से होता है। खैर हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में पर्टिकुलेट मैटर की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। रिड्यूस विजिबिलिटी क्यों? क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर की वजह से स्मॉग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हेज़र क्रिएट होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के टाइम में स्मोक की वजह से विजिबिलिटी कितनी डाउन हो जाती है। या फिर अगर कोई फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो, जब बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट होता है तो वहाँ पे भी विजिबिलिटी कम जाती है। ठीक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट आपका सॉइल एंड वाटर, जो सॉइल है एंड वाटर के जो कंटामिनेंट्स है ड्यू टू डिपोजिशन। बेसिकली सॉइल और जो वाटर कंटामिनेंट है, सॉइल की फर्टिलिटी कमने लगती है एंड वाटर में जो कंटामिनेंट रह रहे हैं तो उसकी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ती है। ठीक है, वाटर की प्योरिटी भी रिड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट आपका डैमेज टू क्रॉप्स, जो आपका क्रॉप्स है या फिर जो भी खेती बाड़ी करने में जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स होते हैं तो वो सारे डैमेज होने लगते हैं एंड प्लैनेट लीफ भी डैमेज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके पत्ते होते हैं, पत्ते के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वो जा करके उस पत्ते पे बैठ जाते हैं। पत्ता में स्टोमाटा होता है, तो वो ना इसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन पेड़ के अंदर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है तो उसको ही ब्लॉक कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्रॉप प्लांट लीफ भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट इफेक्ट, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का क्लाइमेट पे क्या क्या इफेक्ट है। तो PM एब्जॉर्ब स्क्रेटर सनलाइट, अल्टरनेटिव लोकल वेदर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी होने लगता है ड्यू टू पर्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट आपका एसिड रेन फॉर्मेशन। आप लोग एसिड रेन जानते हैं, जब भी बरसात होती है तो वो एक इन्वायरमेंटल एक मीडियम के थ्रू ही हमारे धरती तक आती है। तो मीडियम में ऑलरेडी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, SO2, NOx, CO2। तो ये सब से वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलता है, मिक्स होने के बाद वो जो प्योर वाटर होता है वो एक जहरीला वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन भी बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर का भी उसमें हाथ होता है, सेकेंडरी एरोसोल की वजह से। ठीक है, तो आपका हेल्थ इफेक्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इफेक्ट, पर्टिकुलेट मैटर का इकोनॉमिकल पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर की वजह से हेल्थ डिजीज बढ़ जाती, तो इसकी वजह से आपका इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, इलाज कराने की कॉस्ट महंगी होगी तो उस पर आपका पैसा खर्च होगा। रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो आपका खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्टिविटी कमेगी तो आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लॉस ऑफ वर्किंग आवर ड्यू टू हेल्थ इम्पैक्ट, अगर आपका हेल्थ खराब होगा तो आपकी वर्किंग बहुत लेजी फील करेंगे, आपका एक्टिविटी जो आपका काम करने की क्षमता है वो कम जाएगी, तो इसकी वजह से आपका वर्किंग आवर बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट लोगों ने हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे एंड इसकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जान लिया।
अब हम आगे बात करते हैं। ये थोड़ा आपको कुछ इमेज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सी हियर फ्रॉम एक नंबर से, जैसे कि PM 2.5 की बात करते तो ये आपके बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, इंटीरियर एयरवे, ठीक है। ये आपके आता है आपके लंग्स में, ये इस तरह से फैलने लगता है और यही लंग्स में आपका वो ट्रैप तक होने लगता है। ट्रैप होने की वजह से आपको लंग कैंसर तक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थर्ड की बात करें तो ट्रैवल डीप इनटू एल्वियोस्केस, ठीक है। ये पूरा आपके डीप, मतलब ये जो ब्लड के अंदर के जो सेल्स होते हैं, जो अंदर अंदर ब्रांचेस होते हैं बेसिकली, जैसे हम बोरोंकोलिक बोलते हैं, तो उसमें वो ट्रैवल करने लगता है ठीक है, सॉरी। तो कुछ इस तरह से आपके बॉडी में ये ट्रैवल करते हैं एंड देन इट विल गिव अ बैड इफेक्ट, ठीक है। PM 2.5 पॉल्यूशन लेवल US में कम है आपका, और बात करें आपकी कंट्रीज में तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बस समझाना था हमें कि कैसे आपका PM 2.5 फॉर्म होता है, कैसे आपके बॉडी में इंटर करता है, कैसे आपके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मेजरमेंट ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर को कैसे हम मेजर करेंगे और कैसे उसे मॉनिटर करते हैं, कौन सा कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हाई वॉल्यूम सैम्पलर, जिसे हम HVS बोलते हैं, जो कि PM 10 यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है, इसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम हाई वॉल्यूम सैम्पलर। वहीं बात करें अगर PM 2.5 को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए हम फाइन पार्टिकल सैम्पलर का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज होती है फाइन होती है, तो इस वजह से हम इसे फाइन पार्टिकुलेट सैम्पलर का यूज करते हैं। एक और यूज होता है जैसे लेजर बेस्ड मॉनिटर या फिर बेटा एटेनुएशन मॉनिटर, BAM जिसे बोलते हैं, तो ये डिवाइस को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्रेविटिक मेथड, ठीक है। तो ये 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम मॉनिटर करते हैं आपको पर्टिकुलेट मैटर का। जो ग्रेविटिक मेथड होता है वो वेट कलेक्टेड पार्टिकल, जो कलेक्टेड पार्टिकल होता है उसको वेइंग करके, तौल करके अपना डाटा देता है। यूनिट की बात करें, मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, तो पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये यूनिट आप याद रखिएगा, इसकी यूनिट क्या है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। मॉनिटर एजेंसीज की बात करें, यानी कि इसको मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी है, कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडी काम करती है। इसमें सबसे पहला आता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इंडिया की। SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एंड दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और एक और होता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP जिसे बोलते हैं। तो ये 3 एजेंसीज है जो कि इसको मॉनिटर एंड मेजर करता रहता है। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं एज पर CPCB, ठीक है, NNAQS 2009 के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड लिमिट है उस पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर मेंशन किया है, देन फिर टाइम वेटेड एवरेज, यानी कि कितने टाइम तक इसे वेट करके मेजर करके हम ये डाटा होना चाहिए इस डाटे के नियर बाई में। स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है, यूनिट इसकी है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो PM 10 की बात करें तो अगर एनुअल हम इसे एवरेज निकालते हैं तो ये होना चाहिए 16 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। वही अगर PM 10 की 24 आवर में बात करें, वो तो एनुअल था, अगर 24 आवर में बात करें तो ये होना चाहिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर PM 2.5 की एनुअली बात करते हैं तो वो होना चाहिए आपका 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। PM 2.5 का 24 आवर में बात करें, यानी कि एक दिन में कंसंट्रेशन लेवल की बात करें तो होना चाहिए 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू CPCB एंड NAAQS 2009। अब हम बात करेंगे कुछ कंट्रोल मेजर्स की।
पर्टिकुलेट मैटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, कुछ कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक विजुलाइज करते हुए बताना चाहता हूँ कि जो आपका ह्यूमन हेयर होता है, आपके जो ह्यूमन की जो बाल होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो 50 to 17 माइक्रोन मीटर होती है। वहीं आपका PM10 की बात करें तो देखिए आपका इसके 10 माइक्रोमीटर, यानी कि आपके जो हेयर है सोचिए उससे भी कितना ज़्यादा छोटा होगा। और अगर 2.5 के इमेजिन कीजिए तो ये कितना ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि ये कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है और ये आपके बॉडी के अंदर जाकर के कितना ज़्यादा हार्म क्रिएट कर सकता है। खैर ये आपके इमेजिनेशन के लिए था, ताकि आपको एक अंदाज लग सके कि पर्टिकुलेट मैटर्स कितना ज़्यादा थिन होता है, कितना ज़्यादा छोटा होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसे हम कंट्रोल करते हैं एट द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, या फिर इसके ट्रांसपोर्ट, या फिर गवर्नमेंट की क्या बॉडीज है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट द सोर्स लेवल, यानी कि जहाँ से जनरेट हो रहा है पर्टिकुलेट मैटर्स, वहाँ पे हम कुछ कंट्रोल मेथड्स को लगा करके हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो जैसे इम्प्रूव फ्यूल क्वालिटी एंड इंजन इफिशिएंसी। हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो है, जो पर्टिकुलेट मैटर है, वो व्हीकल के इंजन से भी जनरेट होता है, इंजन से या फिर व्हीकल के एग्जॉस्ट से भी जनरेट होता है। तो हम वहाँ पे इम्प्रूव्ड अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करेंगे ताकि वहाँ की कंबसन प्रोसेस अच्छा हो एंड देन वहाँ से धुआं ज़्यादा जनरेट ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट इसके अंदर है यूज ऑफ फिल्टर एंड स्क्रबर इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है, तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री से जनरेट होता है, तो इंडस्ट्री का जो चिमनी होता है, तो चिमनी से निकलता है आपका धुआं। तो चिमनी से धुआं निकालने से पहले आपको फिल्टर को यूज करना चाहिए या फिर स्क्रबर को यूज करना चाहिए। ये दोनों डिवाइस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों डिवाइस बेसिकली उस गैस में से हार्मफुल इंग्रेडिएंट, यानी कि कुछ गैसेस पॉल्यूटेंट हो गया या फिर पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करके अलग कर देता है। ठीक है, एंड देन क्लीन एयर को बाहर निकालता है। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसे हम ESP बोलते हैं फॉर पावर प्लांट, पावर प्लांट में ये डिवाइस को यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। साइक्लोन सेपरेटर फॉर कोर्स पार्टिकल, जो कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली साइक्लोन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उस तरह से हम कोर्स पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। बैग फिल्टर का यूज कर सकते हैं। फैब्रिक फिल्टर फॉर फाइन डस्ट कलेक्टर, फाइन के लिए हम बैग फिल्टर को यूज करते हैं ताकि हम उस डस्ट पार्टिकल को, टीनी डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करके अलग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइस हैं या फिर कुछ मेथड्स हैं जिसको हम एट द बेसिस ऑफ सोर्स लेवल हम यूज करके कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वही हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें अर्बन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल की। तो जो आपका पब्लिक जैसे ट्रांसपोर्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जनरेट होती है, तो हम प्रमोट करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। हम लोगों को बताएंगे कि अपना पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इसके क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होगा, एंड लोग जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रहेंगे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा जनरेट होगा बेसिकली, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कम जनरेट होगा। व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड, जो कि भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इंजन की एफिशिएंसी डिसाइड होती है। तो जैसे BS6 अभी इंजन चल रहा है, तो BS6 जो है वो काफ़ी कम मात्रा में ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट जनरेट करता है, तो हमें BS6 के इंजन वाली व्हीकल को यूज़ करना चाहिए। रेगुलरली रोड को क्लीन करते रहना चाहिए एंड वाटरिंग, पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि वो जो डस्ट है रोड पे वो ज़्यादा ना उड़े। इस वजह से हमें पानी का छिड़काव करता रहना चाहिए। ग्रीन बेल्ट का यूज़ करना चाहिए नियर द कंस्ट्रक्शन एरिया। रोड साइड प्लांटेशन या फिर ट्रैप डस्ट को ट्रैप करने के लिए हम ग्रीन बेल्ट का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर। लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स क्या क्या है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलेट मैटर। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में जो आया था, तो वो इससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड देन आपका आता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसे एनसीएपी बोलते हैं, जो कि 2019 में आया था, जिसका एम है टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर लेवल बाय 20 to 30% बाय 24 आवर। एक्सटेंडेड टारगेट को ये एक्सटेंड कर दिया गया, अब ये 26 तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल करने के तरीके हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट कुछ अपने टेक्निक्स को, अपने पॉलिसी को लॉन्च करके ये सारे रूल के अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कुछ इंजन से रिलेटेड है, एंड आपका ये कुछ टेक्निक है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है। ये था आपका कंप्लीट पर्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड। ठीक है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ा, सोर्स पढ़ा, टाइप पढ़े, एंड व्हाट इज इट। हमने सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में और इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसका जो सेकेंड टॉपिक था, गैसियस सोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन के लिए हार्मफुल गैस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके कौन कौन से सोर्स हैं एंड क्या इफेक्ट है, ये है टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उस पर बात करते हैं। तो गैसियस सोर्स इंक्लूड द कंबसन ऑफ फोसाइल फ्यूल। जब फोसाइल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, कंबसन करते हैं, तो वहां से जनरेट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल सोर्स। ठीक है, वाइल देयर इफेक्ट रेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू द एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। इसकी इफेक्ट की वहीं बात करें तो ये आपकी क्लाइमेट चेंज तक कर सकता है, एंड साथ में आपका हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हम आगे वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। दे प्रिलिमिनरी इफेक्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मेनली आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन इज द इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मीथेन है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका गर्मी बढ़ेगी आपके अर्थ पे, हीट को ट्रैप करेगा ये सारे गैसेस, एंड ओवरऑल आपकी हीट टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लीडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। बट अदर गैस कॉज हेल्थ इशूज लाइक रेस्पिरेटरी इरिटेशन। इसके अलावा जो गैसेस होते हैं, जैसे आपका NOx हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे जो गैसेस होते हैं वो आपका हेल्थ इशू क्रिएट करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो गया, एंड सम लाइक सल्फर डाइऑक्साइड कॉज एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, जिसे हम SO2 से बोलते हैं, इसके वजह से आपका एसिड रेन भी होता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गैसियस सोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। और अगर हम बात करें तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर द एयर कंटामिनेंट्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस फ्रॉम एंड मिक्स फ्रीली विथ एटमॉस्फेरिक एयर। जो गैसेस पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर कंटामिनेंट में, जो एग्जिस्ट करता है गैसेस फ्रॉम द, जो कि फ्रीली मिक्स हो सकता है एटमॉस्फेरिक एयर से, ओवरऑल अच्छे हवा को खराब हवा बना देता है गैसेस पॉल्यूटेंट। दे आर मेजरली कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन डिजीज। एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज जितने भी होते हैं, दे आर मेनली कंट्रीब्यूट सच एज स्मोक, एसिड रेन मैंने आपको बताया, एंड ओजोन फॉर्मेशन भी, एंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। अगर ये नहीं होगा तो स्किन कैंसर तक हो सकता है। जो सन से हार्मफुल रेज आते हैं, गामा रेज, अल्फा रेज के वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है, तो इससे प्रोटेक्शन हमें ओजोन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दीज गैस ऑरिजिनेट फ्रॉम द बोथ। ये जो गैस है ये आपका नेचुरल सोर्स से भी जनरेट होता है एंड ह्यूमन मेड सोर्स से भी जनरेट होता है। ठीक है, सोर्स एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट। ये इफेक्ट ह्यूमन पे भी करता है, इन्वायरमेंट पे भी करता है, क्लाइमेट पे भी करता है। ठीक है, तो आपका बेसिक्स क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट्स के बारे में। कौन कौन से मेजर
पॉल्यूटेंट्स हैं, इसके वजह से ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो द मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट्स ये सारे इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NO से या फिर NO2 से डिनोट करते हैं। NO आपका बेसिकली ये जो 2 और 3 होता है, 2 इज डिनोटेड फॉर डाइऑक्साइड एंड 3 इज डिनोटेड फॉर ट्राईऑक्साइड। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड देन आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, CO2। एंड देन आता है आपका ओजोन, O3 से हम डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन, HFS से डिनोट करते हैं, मेनली HC से डिनोट करते हैं। अमोनिया की बात करें तो NH3 से डिनोट किया जाता है। वहीं आपका VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि मेनली आपको AC के एग्जॉस्ट से AC में जो यूज होने वाले गैसेज होते हैं, तो वहां से ये मेनली जनरेट होता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S। तो ये सारे कुछ मेजर गैसियस एयर पॉल्यूशंस है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल है एंड मैन मेड है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट में वही आपका नेचुरल सोर्स जो आता है, इसके अंदर जो सबसे पहले आएगा आपका वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल की बात कर रहे हैं ना, ऐसे सोर्स जो कि नेचुरल से नेचर प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, ना कि इसमें ह्यूमन का कोई डायरेक्टली हाथ नहीं होता है। तो उसमें पहला एग्जांपल आता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2S ये तीनों जनरेट होता है। ठीक है, वही अगर फॉरेस्ट फायर यानी कि जो जंगल में आग लग जाती है, तो उसके वजह से CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों जनरेट होती है मेनली फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, जंगल के जलने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग थिंग होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो मरने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, तो उसके वजह से मीथेन जनरेट होता है, अमोनिया जनरेट होता है एंड H2S ये तीनों मेनली जनरेट होता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वहीं अगर लाइटनिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जनरेट होता है इसकी वजह से। सी स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया कि जो समुद्र में ज्वार भाटा होता है, तो उसके वजह से जो समुद्र की पानी होती है वो काफ़ी हाइट तक उड़ के उसके कोस्टल एरिया पे फैलते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे चलते रहते हैं, तो उसके वजह से जो उसमें साल्ट होता है, नमकीला कंटामिनेंट होते हैं, वो उड़ करके आपका गैसेस पॉल्यूटेंट्स तक क्रिएट करता है, जैसे कि सॉइल डस्ट हो गया। ये आपका कंट्रीब्यूट टू एरोसोलो एंड ट्रेस गैसेस। तो ये सारे थे आपका नेचुरल सोर्स। ठीक है, जैसे इस इमेज में भी आपको दिख रहा है, ये एक इंडस्ट्री है। ठीक है, स्कोप 1 जैसे कि डायरेक्ट इमिट फ्रॉम द सोर्स ऑन साइट, आपका CO2 यहाँ से निकल रहा है, SF6 हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2 हो गया, HFC, PCF, NF। ठीक है, आपका स्कोप 1 था। स्कोप 2 ये डायरेक्ट था आपका, एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट, जैसे कि इमिशन फ्रॉम द एनर्जी के जो एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वहाँ से भी कुछ जनरेट होते हैं। स्कोप 3 में इनडायरेक्ट में जैसे इमिशन ऑफ द चेन सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्ट, आपका एरोप्लेन हो गया, आपका स्टिक हो गया, चिमनी जिसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये सारे जगह से आपका जनरेट होता है एयर गैसियस पॉल्यूटेंट्स। मैं आपको बताया था कि जो इसको हम सोर्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले नेचुरल करते हैं, देन ह्यूमन, मैन मेड सोर्स। तो मैन मेड सोर्स अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन सोर्स, जहाँ हम इसे मैन मेड सोर्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है कंबसन ऑफ फोसाइल फ्यूल। फोसाइल फ्यूल के अंदर कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल बर्निंग जब हम करते हैं, तो कंबसन प्रोसेस होता है, और कंबसन के दौरान कंबसन होने की वजह से ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, या फिर जब कंप्लीट कंबसन भी होते हैं ना, तो इसमें से कुछ गैसेज जनरेट होते हैं, जैसे CO हो गया,
कार्बन मोनोऑक्साइड SO2, NOx, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे गैसेस जनरेट होते हैं ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसाइल फ्यूल। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल इमिशन, जैसे कि रिफाइनरीज, पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये सबसे SO2, NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOCs जनरेट होता है। ठीक है। वहीं अगर व्हीकल एग्जॉस्ट की बात करें तो इसके वजह से आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड अनबर्न फ्यूल, अनबर्न फ्यूल भी अपने आप में एक गैसियस पॉल्यूटेंट है, तो ये सब भी जनरेट होते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम खाद का यूज करते हैं, तो खाद का यूज करने से एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को जब हम जलाते हैं, ठीक है, रेसिड्यू प्रोडक्ट, तो इसके वजह से NH3 मीथेन CH4 N2O जनरेट होता है। ठीक है। वहीं अगर डोमेस्टिक सोर्स की बात करें, यानी कि जो घर में जो सोर्स होते हैं, तो इसकी वजह से बायोमास बर्निंग, जब हम बायोमास को बर्न करते हैं, जैसे LPG हो गया आपका, एक बायोमास जैसे कि डंग के वजह से जो हम गैस बनाते हैं, उससे जो हम खाना बनाते हैं, तो वहाँ से भी जनरेट होता है। कुकिंग फ्यूल, हीटिंग इमिशन, CO एंड CO2 एंड स्मोक। ठीक है। रेफ्रिजरेटर मैंने आपको बताया था, एंड एरोसेल, AC वगैरह जो होता है, उसकी वजह से आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है। रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर होता है उससे, उसके गैस से कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन, जिसकी वजह से आपका ओजोन डिप्लीशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये था कुछ सोर्स, हमने मैन मेड नेचुरल सोर्स पढ़ा एंड मैन मेड सोर्स भी पढ़ लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन इंडिविजुअली, जो पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया, तो उसके क्या उसके बारे में कुछ जानेंगे एंड उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आप इसे जस्ट लाइक समझते जाइएगा, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नोट्स को अप्लाई कर सके वहां पे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसे हम SO2 से कहते हैं। टू स्टैंड फॉर डाई ऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसकी जो सोर्स होती है वो बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, जब हम ऑयल को या फिर कोयला को जलाते हैं तो वहां से आपका SO2 जनरेट होता है, स्पेशली इन पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री। ठीक है। मेनली कहाँ, पावर प्लांट और इंडस्ट्री में, मेनली पावर प्लांट और इंडस्ट्री में ही तो कोल और ऑयल का यूज किया जाता है, तो वहां से ये जनरेट होता है। स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओरेज, ठीक है, रिफाइनरीज एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, रिफाइनरीज से एंड वोल्केनिक एक्टिविटी से भी ये जनरेट होता है। तो हमारा मेन टॉपिक था ये सबका इफेक्ट पढ़ना। तो वहीं अगर इफेक्ट की बात करें तो ह्यूमन पे इफेक्ट की बात करें तो इसके वजह से आपका रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, जैसे कि सांस लेने से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो सकता है एंड बोरोनोचिट्स हो सकता है। अस्थमा जो कि आपको सांस लेने में जिस लोकेशन पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो वहां पे सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। ठीक है। ओल्ड एज में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। इसकी वजह से आपको आंखों में जलन भी हो सकता है, थ्रोट्स में भी जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से आपका लंग फंक्शन भी हो सकता है। अगर आप लंबे टाइम तक SO2 गैसेस पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर रहते हैं लंबे टाइम तक, तो आपका लंग फंक्शन रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो ये थी आपका ह्यूमन पे इफेक्ट। वही इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, जो एसिड एन होता है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO4, जिसकी वजह से आपका एसिड एन होगा। ठीक है। ये SO2 वाटर ड्रॉपलेट से मिल करके HO2 होता है ना, तो आपका जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो SO2 प्लस H2O, ठीक है, तो ये मिल करके आपका बनता है H2SO4। ठीक है। तो इस तरह से आपका एसिड एन फॉर्म होगा, और एसिड एन की वजह से आपका जो वेजिटेशन डैमेज होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड जो जलीय जीव है उसको इफेक्ट पड़ेगा। साथ में आपका जो बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स है, उसको भी कोराइड कर देगा। जैसे कि ताजमहल आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका। ताजमहल की चमक होती जा रही है ड्यू टू एसिड रेन। तो आपका पहला सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर है। सेकेंड हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है।
ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, जिसे हम NO2 से डिनोट करते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो व्हीकल एग्जॉस्ट, जो भी व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक, तो उसके एग्जॉस्ट से ड्यू टू आफ्टर द कंबसन जो धुआं जनरेट होता है, तो वहां से ये NO2 जनरेट होता है, NOx जनरेट होता है। साथ में थर्मल पावर प्लांट में भी जनरेट होता है, एंड फर्टिलाइजर जो खाद यूज करते हैं तो वहां से भी जनरेट होता है, एंड लाइटनिंग। तो ये कुछ सोर्स की वजह से जनरेट होता है आपका NO2। इसकी इफेक्ट की बात करें ह्यूमन पे, तो आपका रिस्पिरेटरी इरिटेशन, जो सांस लेने की जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है वहाँ पे इरिटेशन होगा। रिड्यूस लंग इफिशिएंसी, जो लंग्स है उसकी इफिशिएंसी कम जाती है, तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन BP हाई हो सकती है। इसकी वजह से आपका कॉज फोटोकेमिकल स्मोक भी इसकी वजह से होता है, जो कि ब्राउन हेजस में आता है। वहीं अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो फ्रॉम नाइट्रेट एसिड HNO3 की वजह से आपका एसिड रेन होगा, ठीक है। लीड टू ओजोन फॉर्मेशन इन लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, एंड डैमेज प्लांट, जिसकी वजह से आपका प्लांट भी डैमेज होगा, प्लांट के जो लीव्स होती है, एंड रिड्यूस यील्डिंग, इसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है आपका NO2, ठीक है। दूसरा क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसे हम CO से डिनोट करते हैं। तो इसका जो सोर्स होता है वो इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन फ्यूल, जो भी फ्यूल को यूज करते हैं हम फॉर द कंबसन, तो जब वो फ्यूल इनकम्प्लीट कंबसन होता है, यानी कि कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो वहां से जनरेट होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि व्हीकल में हो गया, ठीक है। जनरेटर जो एनर्जी को जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर स्टोव, जो घर में स्टोव होते हैं पुराने टाइम में यूज किया जाता था, तो वहां से भी ये चीजें जनरेट होती है। इसकी इफेक्ट की बात करें तो ह्यूमन पे इफेक्ट जो होती है उसका फॉर्म कार्बोहेक्सोमोग्लोबिन, ये एक बहुत हार्ड मतलब टर्म है, जो कि आपका ब्लड में फॉर्म होता है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से आपका रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कमती है तो इसका जो इफेक्ट दिखेगा आपको वो हेडेक, सर में दर्द दिखेगा, ठीक है। डाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, एंड इवन डेथ तक हो सकता है इन हाई कंसंट्रेशन। अगर हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं तो आपका डेथ तक हो सकता है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बाय रिएक्टिंग विथ मीथेन एंड ओजोन। मीथेन एंड ओजोन से रिएक्ट करके ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जिसे हम CO2 से बचपन से जानते आ रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी से जनरेट होता है। इसके सोर्स की मेनली बात करें तो कंप्लीट कंबसन ऑफ फोसाइल फ्यूल, जब फोसाइल फ्यूल की कंप्लीट कंबसन होती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, और इनकम्प्लीट की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया। तो जब कंप्लीट कंबसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। डिफोरेस्टेशन एंड रिस्पिरेशन से भी ये जनरेट होता है। इफेक्ट की बात करवाई ऑन इन्वायरमेंट, तो मेजरली ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्लाइमेट चेंज को भी ये इफेक्ट करता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज, एंड वेदर पैटर्न चेंज। तो जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये सब की वजह से ओवरऑल हमारे अर्थ की टेम्परेचर बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो पिघलेगा, और वो पिघलेगा तो आपका सी लेवल में पानी बढ़ जाएगा। सी लेवल में पानी बढ़ेगा तो सुनामी ज़्यादा आएगा, ठीक है। वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट आपका इन्वायरमेंट पे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन पे बात करें तो नॉट टॉक्सिक इन स्मॉल कंसंट्रेशन। आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से ये आपके ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट अगर हाईली कंसंट्रेशन में रहते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल कंसंट्रेशन, तो कैन कॉज सफोकेशन एंड क्लाउजेस स्पेस। सफोकेशन, आपको बेचैनी सी महसूस होने लगेगी, ठीक है। अब जो हम अगला बात करेंगे वो ओजोन की बात करेंगे।
ठीक है, ऑक्सीजन O2 प्लस O मिलकर के आपका ओजोन बनता है। ठीक है, तो इसकी सोर्स होती है आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो लेयर है वहाँ से ये सोर्स सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय द सनलाइट एक्शन ऑफ NOx एंड VOCs। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंडर आता है आपका O3 जो कि फॉर्म होता है आपका सनलाइट एंड NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन की वजह से विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, आपका जो सेकेंड आपका स्ट्रोफेरिक ओजोन नेचुरली ओक्योर होता है जो, ठीक है, प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, हमारे अर्थ का ये प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है। इसकी इफेक्ट की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ पे आंखों में जलन, कफिंग एंड चेस्ट पेन तक हो सकता है। कॉज लंग डैमेज विथ, बहुत लंबे टाइम एक्सपोजर की वजह से आपका ये लंग डैमेज तक क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो डैमेज क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, पेड़ पौधे को डैमेज करेगा, जंगल को डैमेज करेगा। इन अपर एटमॉस्फेयर ओजोन प्रोटेक्ट लाइफ बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज। धरती पर लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर ये लेयर बना हुआ है, तो जो सन से आने वाला जो यूवी रेज है इससे ये प्रोटेक्ट करके ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसके अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से आपका लाइफ को प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इन लोअर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट, जैसे स्मोक हो गया, स्मोक कंपोनेंट्स करता है, तो ये आपका ओजोन से रिलेटेड था इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं HC हाइड्रोकार्बन के बारे में, NVOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो इसका जो सोर्स है व्हीकल एग्जॉस्ट, पेंट जो होता है वहाँ से भी ये जनरेट होता है VOC। सॉल्वेंट जो केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो वहाँ से HC जनरेट होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गया एंड इनकम्प्लीट फ्यूल कंबसन से भी ये जनरेट होता है। वही इसकी इफेक्ट की बात करें तो रिएक्ट विद NOx एंड सनलाइट। सनलाइट में NOx के प्रेजेंस से रिएक्ट करके ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, इसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी कम जाती है। कॉज्ड कैंसर, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लिवर एंड किडनी डैमेज तक हो सकता है आफ्टर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्ट टॉक्सिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये था आपका HC एंड VOCs। वही अगर अमोनिया की बात करें जिसे हम NH3 बोलते हैं, तो इसकी सोर्स होती है फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, फिर आपका लाइव स्टॉक वेस्ट हो गया एंड बायोमास बर्निंग। जब बायोमास की बर्निंग करते हैं तो वहाँ से भी आपका अमोनिया जनरेट होता है NH3। इसकी इफेक्ट की बात करें तो कॉज्ड इरिटेशन इन आई, आंखों में जलन, नोज में एंड थ्रोट्स में जलन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट करता है। कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल, जो मैंने आपको सेकेंडरी पार्टिकल बताया था स्टार्टिंग में, तो उसको फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है NH3 का। ठीक है, अमोनियम साल्ट लीड टू इट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज एंड व्हेन डिपोजिशन। तो ये था आपका अमोनिया से रिलेटेड इफेक्ट्स। और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं, जिसका मैंने आपको मेन सोर्स बताया था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो वहीं इसके सोर्स की बात करें तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जो गैस डालते हैं, तो जैसे उसमें गैस डालते हैं R32 डालते हैं, R134 डालते हैं, ये सारे उसमें यूज़ करने वाले गैस हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें CFC जनरेट होता है। ठीक है, एरोसोल स्प्रे हो गया आपका, फॉर्म प्रोडक्ट्स हो गया, तो वहाँ से CFC जनरेट होता है। वह इसके इफेक्ट की बात करें तो कॉज्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा ज़्यादा मोर यूवी रेज आपके अर्थ पे पहुंचेगा और इसकी वजह से आपका ह्यूमन बॉडी में मेनली कैंसर की बीमारी क्रिएट हो सकती है। लीड टू स्किन कैंसर, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, आई कॉन्टेक्ट हो सकता है एंड क्रॉप डैमेज होता है। ठीक है, वहीं अगर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये बनाता है CFC, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस भी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, H2S की बात करें, तो इसका सोर्स होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज, स्वीजेस एंड ये हो गया आपका डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे इसका सोर्स है। इसकी इफेक्ट की बात करें तो हैज़ फॉल स्मेल, रूटेड एग एंड हाईली टॉक्सिक टू
रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड आई, आंखों के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ये जहरीला माना जाता है। कोरेसिव टू मेटल एंड मटेरियल्स, मेटल एंड मटेरियल में जंग लगने जैसे बीमारी इसके वजह से होते हैं, H2S की वजह से। ठीक है, तो ये थी सब, मैंने आपको इंडिविजुअली सब बता दिया क्या इसके सोर्स क्या है एंड उसके क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर इम्पैक्ट के बारे में। तो जो एसिड रेन है, एसिड रेन की वजह से ये कॉज्ड बाय SO2, SO2 की वजह से, SO2 एंड NOx की वजह से ये फॉर्म होता है, फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि डैमेज करता है इकोसिस्टम को, मोनूमेंट्स को एंड वाटर बॉडीज को, बिल्डिंग में इसकी खूबसूरती को कम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये था आपका पहला। सेकेंड आपका स्मोक फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, लंदन टाइप एंड फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलस टाइप। ठीक है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस विजिबिलिटी, इसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस होती है एंड कॉज्ड रिस्पिरेटरी इशू, सांस लेने से रिलेटेड इशू क्रिएट करता है। ठीक है, स्मोक फॉर्मेशन। थर्ड आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू CFC एंड हेलोन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उसकी वजह से एंड हेलोन्स की वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से UV रेज ज़्यादा आपके अर्थ पे आ रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है एंड आंखों में जलन, आंख डैमेज तक हो रहा है ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन एक बहुत सीरियस इशू है हमारे अर्थ के लिए। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू CO2, CH4 एंड NO2 एक्यूमुलेशन। ये तीनों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है एंड इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। अर्बन एरिया पॉल्यूशन रजिस्टर की बात करें तो एग्जांपल जैसे भोपाल ट्राजेडी आप लोगों ने सुना होगा 1984 में जो हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोक्लेनेट लीक की वजह से ये हुआ था, बहुत सारे डेथ हुए थे इसकी वजह से। स्मोक एपिसोड इन दिल्ली एंड बीजिंग जो अदर कंट्री में ड्यू टू ग्रीन हाउस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर के बारे में। गैसियस पॉल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिवेंशन मेजर्स को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, इसे हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं ताकि समझना इजी हो और आपको लिखना भी इजी हो। तो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो हम कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करते हैं व्हीकल में। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली एक कन्वर्टर है जो कि एक हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करके हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, तो उसको हम यूज़ करके इसको हम कंट्रोल करते हैं। स्क्रबर का यूज़ करते हैं, ESP का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में हम स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं। वहीं अगर लो सल्फर फ्यूल का भी यूज़ करके हम गैसेस पॉल्यूटेंट को कम कर सकते हैं, जैसे CNG हो गया, LPG हो गया। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स है। रेगुलेटरी मेजर्स की बात करें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है गवर्नमेंट की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, भारत स्टेट BS4 इमिशन नॉर्म्स हैं, नेशनल क्लीन एंड एयर प्रोग्राम। ये सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है जिसको कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। पब्लिक एंड अर्बन प्लानिंग मेजर की बात करें तो प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए। क्रॉपलिंग एंड नॉन मोनेटाइजिंग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। ग्रीन हाउस बिल्ड को यूज़ करो। प्लांटेशन फॉर एब्जॉर्बिंग गैस, प्लांटेशन हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जाना पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में, सोर्स, इफेक्ट, कंट्रोल मेजर्स। साथ में हमने फिर जाना गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में, उसके सोर्स कौन कौन से हैं मेजरली, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कुछ डिवाइस के बारे में जो आपके सिलेबस में, उसको सिलेबस को फॉलो करते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।